नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि फाइनली अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, क्योंकि पिछले वाले क्लास में आपने देखा कि बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे केवल भुखमरी की वजह से, यानी कि लोगों के पास खाने का तक का अनाज नहीं था, जिसके वजह से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और ये सब का सब हुआ था अंग्रेजों के वजह से। तो जब इतने बड़े लेवल पे लोग मारे गए तो अंग्रेजों को भी थोड़ा सा दया आ गया हम लोगों के ऊपर। उनको लगा कि कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि लोगों का भी भलाई हो सके, ठीक है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन बताइए क्या पिछले वाले क्लास में कोई डाउट? चलिए, पिछले वाले क्लास में कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब इसमें ये देखेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर को लेकर क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है ताकि एग्रीकल्चर का जो कंडीशन है वो ठीक हो सके। इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। देखिए, अब अंग्रेजों को धीरे धीरे ये समझ में आ गया था, अंग्रेजों के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर को भी ये समझ में आ गया था कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक हमारा आमदनी भी नहीं बढ़ पाएगा, मतलब कि हमारा प्रॉफिट भी नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि देखो, किसानों के पास ज़मीन तो है, लेकिन जब तक किसान उसके ऊपर खेती नहीं करेगा तब तक अंग्रेजों को टैक्स मिलेगा कैसे? नहीं मिलने वाला है। तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि देखो भाई, टैक्स यदि चाहिए तो कुछ ना कुछ हमको भी अपने तरफ से लोगों को देना पड़ेगा खेती बाड़ी करने के लिए, तभी जाकर खेती हो पाएगा, किसान भी खुश हो पाएगा और हमको भी टैक्स मिल पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे साफ है कि अंग्रेजों को अब धीरे धीरे समझ में आ गया था कि एग्रीकल्चर में सुधार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम लोगों का भी बेनिफिट हो सके और इंडिया के लोगों का बेनिफिट तो होना ही चाहिए थोड़ा सा भाई, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे लोग मारे गए हैं तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए उन लोगों को। आगे, आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ डिबेट, 2 डिकेड्स का मतलब होता है 20 साल, ध्यान रखिएगा। 1 डिकेड का मतलब 10 साल, 2 डिकेड का मतलब 20 साल, 3 डिकेड का मतलब 30 साल, ये बात ध्यान रखेगा। तो 20 साल एकदम पूरा बहस चला, बहस मतलब पूरा बातचीत चला कि एग्रीकल्चर में कुछ खेती, मतलब एग्रीकल्चर में कुछ सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर सुधार करना है तो क्या सुधार करना है। इसके ऊपर लगभग 20 साल तक बात चला। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 और 20 साल डिस्कशन करने के बाद अंग्रेजों ने फाइनली एक कंक्लूजन निकाला, उसका नाम निकला हमारा परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और उनमें उन लोगों ने लॉन्च किया परमानेंट सेटलमेंट को। अब सवाल है कि सर ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट, द राजाज एंड तालुकदार्स वेयर रिकग्नाइज्ड एज जमींदार्स। मतलब अब देखो, अभी तक जो है ना, अंग्रेज केवल और केवल क्या करता था? टैक्स लेता था हम लोगों से, यानी कि ज़मीन तो हमारा ही रहेगा, ज़मीन तो इंडिया के लोगों का ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर बस टैक्स कौन ले लेगा? अंग्रेज ले लेगा। लेकिन अब अंग्रेज ने ये सोचा परमानेंट सेटलमेंट के तहत कि जितने भी ज़मीन है ना, ये सारा का सारा ज़मीन जो है किसके अंडर में कर दो? राजा और तालुकदार के अंडर में कर दो। राजा तो समझ में आता है, तालुकदार का मतलब होता है वैसे लोग जो कि राजा से कम नहीं है। हालांकि राजा का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ है, तालुकदार का मतलब होता है कि जिसके पास सब कुछ है, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, ये सब। कहने का सिंपल सा मतलब आप ये समझ लो कि सबसे बड़ा राजा, उससे नीचे हमारा तालुकदार। तालुकदार का सिंपल मतलब समझ लो कि वो भी ज़मीन जायदाद में बहुत ही बड़े आदमी होते हैं। तो अंग्रेज़ों को अब लगा कि जो ज़मीन ये सब का कारोबार है ना, किसके अंडर में कर दो? राजा के अंडर में और तालुकदार के अंडर में कर दो। कहने का मतलब जितना भी ज़मीन है उन सारे ज़मीन का कंट्रोल राजा को दे दो और तालुकदार को दे दो। तो सिंपल समझिएगा, राजा मतलब तो समझ में आता है हमको, और तालुकदार का मतलब बड़े आदमी हैं और ज़मीन उमीन भी इसके पास बहुत सारा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं तालुकदार, ठीक ना। तो अंग्रेज़ों ने सारा का सारा ज़मीन का कंट्रोल किसको किसको दे दिया? तालुकदार और राजा को दे दिया। They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company। इनको कहा गया, राजा को और तालुकदार को कहा गया कि देखो भाई, सारे ज़मीन का कंट्रोल तुम्हारे अंडर में रहेगा, मतलब कि लोगों का जो ज़मीन है उसके ऊपर निगरानी रखने का काम तुम करोगे, और जितने भी लोगों के पास टैक्स वसूलोगे तुम, सारा का सारा टैक्स तुम अपने पास रखो और फिर वो टैक्स लाके हमको दे दो। मतलब यहाँ पे समझ जो सिंपल सा क्या हो रहा है यहाँ पे कि अंग्रेज अब डायरेक्टली घर घर नहीं जाएगा टैक्स वसूलने के लिए। अब घर घर टैक्स वसूलने के लिए कौन जाएगा? राजा का आदमी जाएगा, तालुकदार का आदमी जाएगा, टैक्स वसूल के लेकर आएगा और सारा का सारा टैक्स का पैसा अंग्रेज को दे देगा। तो बताओ यहाँ पे अंग्रेजों का काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आसान हो गया काम, है ना। आगे, तो
तो बेसिकली जितने भी ज़मीन का कंट्रोल था वो सारे के सारे ज़मीन का कंट्रोल राजा के हाथ में और तालुकदार के हाथ में चला गया। और इन दोनों का काम यही था कि अपने लोगों को भेजना है, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर भेजना है और वहाँ से टैक्स वसूलना है और फिर सारा का सारा टैक्स का पैसा जाके अंग्रेजों को दे देना है जाके, ठीक ना। आगे, द अमाउंट टू बी पेड टू द कंपनी बाय द जमींदार्स वाज फिक्स्ड परमानेंटली, इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवन इन फ्यूचर। अब यहाँ पे भी अंग्रेज बड़ा चालाक था। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों ने इतने आसानी से उनको जिम्मेदारी दे दिया होगा कि जी जाओ भाई पैसा टैक्स वसूलो? नहीं, देखो अंग्रेज यहाँ पे बड़ा शातिर आदमी था। अंग्रेजों को लगा ना कि यदि हम टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी राजा को दे देंगे, तालुकदार को दे देंगे, तो हो सकता है कि ये टैक्स का पैसा कुछ मार ले, बोलेगा कि राजा साहब इस बार तो इतना टैक्स का पैसा वसूल हो पाया। तो अंग्रेजों ने कहा, सॉरी राजा साहब ने, अंग्रेज साहब, मतलब कि यहाँ पे इसे सिंपल समझो कि अंग्रेजों को लगा ना कि यार टैक्स वसूलने का अधिकार तो हम राजा को दे दिए, तालुकदार को दे दिए, भले ही टैक्स वसूल के हमको दे देगा वो ठीक, अच्छा बात है, लेकिन क्या पता टैक्स वसूल रहा है 1 लाख, हमको बोलेगा कि 80 लाख ही हम लोग, मतलब कि 1 लाख वसूल रहा है और हमको बोलेगा कि राजा अंग्रेज साहब इस बार 80,000 ही टैक्स वसूल पाया है, 20,000 तो वही मार लिया अपना। तो अंग्रेजों को लगा ना नहीं इसमें धांधली हो सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फिक्स कर दिया। मतलब कि अंग्रेजों ने राजा को और तालुकदार को एकदम साफ साफ बोल दिया कि हमको हर महीने या फिर हर साल इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए। अब तुम कहीं से भी ला के हमको दो। यदि तुम ला के दे दिए अच्छा बात है, नहीं ला के दिए तो ये जो अधिकार है किसी और को दे देंगे, सिंपल। मतलब कि जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि अंग्रेजों ने राजा को कहा कि तुम कैसे टैक्स वसूलोगे हमको नहीं पता, लेकिन हमको हर महीने टैक्स का जो पैसा है वो 1 लाख हमको मिल जाना चाहिए। अब मान लो कि राजा ने क्या किया, 90,000 ही, यानी कि 90,000 ही वो टैक्स वसूल पाया, तो इसमें 10,000 तो अभी भी कम है। तो राजा अपने पॉकेट से देगा उसमें 10,000 और जाके 1 लाख पूरा के फिर अंग्रेजों को जाके दे देगा। लेकिन मान लो कि किसी महीने राजा ने ही 1,20,000 टैक्स वसूला, लेकिन अंग्रेजों को कितना चाहिए, 1 लाख ही चाहिए, तो 20,000 से प्रॉफिट किसका हो गया, राजा को हो गया। तो इसमें राजा का फायदा भी था तो राजा का नुकसान भी था। तो यहाँ पे राजा अपना नुकसान क्यों सहेगा, तो राजा हमेशा लोगों से दबा के ही टैक्स लेता था 10 रुपया, ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो सके और अंग्रेज भी हमसे खुश रहे हमेशा। तो ऐसा होता था। देखो अंग्रेजों का दिमाग देखो, यहाँ पे अंग्रेजों को साफ साफ लग गया था कि यदि हम टैक्स वसूलने का अधिकार राजा और तालुकदार को दे रहे हैं तो हो सकता है कि धांधली कर दे। टैक्स वसूलेगा कि महीने में 1 लाख, बोलेगा कि राजा अंग्रेज साहब हमने 80,000 ही टैक्स वसूला, 90,000 ही वसूला। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा धांधली ना हो सके, इसलिए टैक्स का पैसा भी फिक्स कर दो कि हमको इतना टैक्स का पैसा हर महीना चाहिए तो चाहिए। अब यहाँ पे राजा और तालुकदार का जिम्मेदारी यह था कि हर महीने उतना पैसा अंग्रेज को पहुँचाना है, उसमें हमको भी कुछ पैसा बचा लेना है। इसीलिए ये गांव-गांव लोगों से टैक्स जो थे वो थोड़ा सा बढ़ा ही के लेता था, ताकि राजा का भी फायदा हो सके और अंग्रेजों को भी पैसा मिल सके टाइम पे, ठीक ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। Due to this, a regular flow of revenue to the company was maintained and at the same time encouraged the जमींदार्स to invest in improving the land। इससे क्या हुआ, एक जब लगातार जो इनकम है अंग्रेजों का बना रहा गया, लगातार हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो अंग्रेजों को मिलता रहा। राजा भी खुश, अंग्रेज भी खुश, लेकिन परेशान सबसे ज़्यादा कौन, आम आदमी, क्योंकि उनसे टैक्स थोड़ा सा दबा के मारा जा रहा है ताकि फ़ायदा राजा का भी हो सके, अंग्रेज का भी फ़ायदा हो सके। और यहाँ पे जमींदार मतलब वही तालुकदार समझ लो आप, तालुकदार बोलो जमींदार बोलो सब एक ही होता है। तो फिर अब यहाँ पे अंग्रेज भी खुश था, किससे, राजा से, जमींदार से। तो अलग से पेमेंट भी मिलता था राजा को, तालुकदार को। देखो अंग्रेज ना पेमेंट अलग से करते थे, मतलब कि अंग्रेज अलग से पैसा राजा और तालुकदार को देता था, लेकिन ये लोग अलग से ये पैसा अपना मारता था, तो डबल बेनिफिट था। हाँ बिल्कुल डबल बेनिफिट था इसमें राजा का और तालुकदार का। तो बेसिकली और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का जिम्मेदारी है वो भी अंग्रेजों ने राजा और तालुकदार को ही दे दिया था। इम्प्रूव करने का मतलब सिंपल सा ये है कि देखो भाई जितने बड़े लेवल पे लोग मारे गए हैं उतने बड़े लेवल पे अब लोग नहीं मारे जाना चाहिए। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार तुम लोग सुधार भी करते रहना। सुधार करने का मतलब हो गया कि मान लो 1,000 लोगों ने टैक्स दिया, एक आदमी ऐसा है जो कि टैक्स इस बार नहीं दे पा रहा, तो छोड़ दो, माफ़ कर दो, इस तरीके का है ना। मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है। जैसे मान लो 1,000 लोगों ने टैक्स दिया, एक आदमी टैक्स नहीं दे पा रहा, तो इसमें क्या अंग्रेजों का पैसा घट जाएगा, अरे भाई एक आदमी को माफ़ किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब थोड़ा सा इम्प्रूव इसमें किया गया। आगे, since the revenue demand of the company would not be increased, the zamindars would benefit from increased production from the
लैंड। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अंग्रेज को तो जितना पैसा चाहिए महीने में उतना उसको मिलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे सवाल है कि फिर जमींदार या फिर राजा कैसे अपना फ़ायदा पहुँचाएगा। वो फ़ायदा पहुँचाता था लोगों से अनाज लेकर, लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लेकर वो अपने घर में अनाज रख लेता था, या फिर अपना जो टैक्स का पैसा था अपने घर में रख लेता था, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं उसका। तो इस तरीके से काम हमारा चलता था। लेकिन क्या इसमें कोई समस्या नहीं आया होगा? इतने बड़े लेवल पे टैक्स वसूला जा रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम नहीं आया होगा? बिल्कुल प्रॉब्लम आया होगा। तो वही हमारा टॉपिक होगा अगला, दी प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि आखिर इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या प्रॉब्लम था। तो ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट में आपने क्या पढ़ा? परमानेंट सेटलमेंट में आपने ये पढ़ा कि जो टैक्स वसूलने का अधिकार है वो अंग्रेजों ने राजा और तालुकदार को दे दिया था। और इसमें क्या सिस्टम था? सिस्टम ये था कि अंग्रेजों ने जो पैसा था टैक्स का वो फिक्स कर दिया था, हमको इतना चाहिए तो चाहिए, अब तुम कहाँ से ला के दोगे हमको उससे मतलब नहीं है ना। यही था हमारा परमानेंट सेटलमेंट। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 टर्म अभी और आपको मिलेगा आगे। रोतवारी सिस्टम मिलेगा, है ना, महलवारी मिलेगा, अलग अलग प्रकार का सिस्टम आगे मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो क्या परमानेंट सेटलमेंट में कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, दी प्रॉब्लम को हम शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम था हमारे पास। द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था अंग्रेजों के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, जिसमें टैक्स वसूलने का अधिकार राजा और तालुकदार के पास था, इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थे। क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या था? देखो, कंपनी ऑफिशियल्स डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वेयर नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। देखो यहाँ पे ना समझना क्या हो रहा है। अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने का अधिकार किसको दिया था? राजा और तालुकदार यानी कि जमींदार को दिया था बेसिकली। और अंग्रेजों ने यह भी कहा था राजा और जमींदार को कि देखो, तुम जो टैक्स का पैसा वसूलोगे उसका टैक्स मतलब जो भी तुम वसूले हो, यदि ज़्यादा तुम वसूल लिए हो तो ज़्यादा पैसा अपने पास रख लो, और जितना हमने बोला है उतना हमको ला के दे दो। लेकिन तुमको उसी पैसे से लैंड में इम्प्रूवमेंट भी करना है। इम्प्रूवमेंट का मतलब हो गया कि यदि किसी किसान को थोड़ा सा पैसे का ज़रूरत है तो उसको पैसा दे दो। कोई आदमी इस बार टैक्स नहीं दे पा रहा है, उसको माफ़ कर दो, अगली बार वो दे देगा। तो ये सब चीज़ आपको करना था। अंग्रेजों ने कहा था करने के लिए, किसको? राजा और जमींदार को। लेकिन राजा और जमींदार ये चीज़ कर नहीं रहा था, वो पैसा बचा ले रहा था। मतलब कि जो पैसे में एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना था वो पैसा उसमें इन्वेस्ट ना करके अपने पास वो बचा ले रहा था। कहने का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि मम्मी ने भेजा मार्केट सब्जी लाने के लिए, सब्जी लेकर आए नहीं और बहाना कर दे कि पैसा भुला गया, और जाके उधर गोलगप्पा खा लिए। वही बात इसमें ही हो रहा है। तो ये अंग्रेज क्या कहा कि देखो भाई, यदि तुम टैक्स का पैसा वो ज़्यादा वसूल ले रहे हो और उस ज़्यादा जो आपने ज़्यादा पैसा वसूल लिया उसको अपने पास रख लो, और जितना हमने डिमांड किया उतना हमको लाके हर महीने दे दो, और उसी पैसे में तुमको जो बचाए हो अपना पैसा, उसी पैसे में तुमको एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट भी करना है। लेकिन क्या ज़मींदार और राजा इम्प्रूवमेंट करता था? नहीं, सारा पैसा अपने पास वो बचा लेता था। मतलब जो पैसा उसको खेती बाड़ी में खर्च करना चाहिए, आम आदमी को खेती बाड़ी करने के लिए देना चाहिए था, वो पैसा अपने पास से बचा लेता था। बड़ा गद्दार था ये लोग। ठीक है, आगे तो अंग्रेजों को इसे अच्छा नहीं लगा भाई। अंग्रेजों को लगा कि यार पैसा हम इसको दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, पैसा अपने पास रख ले रहा है। खैर आगे देखो क्या होता है। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड बाय द कंपनी वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। वही बात है हमने जो यहाँ पे कहा कि अंग्रेजों ने जो पैसा था टैक्स वाला उन्होंने बहुत ज़्यादा फिक्स कर दिया था। बहुत ज़्यादा फिक्स करने का मतलब है कि अंग्रेजों ने कहा दिया था कि हमको इतना पैसा हर महीना चाहिए तो चाहिए। अब इतना ज़्यादा पैसा वसूल करना राजा के बस का नहीं था, और ज़मींदार का भी बस का नहीं था। भाई आप कैसे वसूलोगे? लोगों के पास रहेगा तभी तो आप दे पाओगे। तो कई बार राजा और ज़मींदार दोनों उतना पैसा वसूल नहीं पाता था जितना कि अंग्रेज़ों को देना होता था। तो ये लोग कई बार अपने पॉकेट्स लगा के देते थे, है ना। लेकिन कई बार ये लोग जब ज़्यादा वसूलते थे तो ज़्यादा पैसा इनका भी प्रॉफिट होता था। कहने का मतलब इसमें कभी नुकसान था तो कभी प्रॉफिट भी था, कभी लॉस था तो कभी प्रॉफिट भी था। और अंग्रेज यहाँ पे ज़्यादा जानबूझ के पैसा इसलिए रखे थे ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। ठीक है ना। आगे, एनी जमींदार हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, यानी कि मान लो कोई जमींदार या फिर कोई राजा उतना पैसा अंग्रेज को नहीं दे पाया जितना अंग्रेज ने डिमांड किया था, तो उसके ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर देता था। मतलब कि उसको उस पद से हटा देता था, किसी दूसरे आदमी को ज़मींदार बनाता था। ठीक ना, ये चीज़ हमारा चलता रहता था। कहने का सिंपल सा मतलब हो गया कि यदि अंग्रेज ने कहा है कि हमको 1 लाख रुपये हर महीने चाहिए तो चाहिए, यदि ज़मींदार या फिर राजा नहीं दे पाया उसको 1 लाख रुपया महीने में, तो उसको उस पद से हटा के दूसरे आदमी को वहाँ पे रखता था। ठीक ना। अच्छा बताओ, अंग्रेज़ों को तो फिक्स्ड अमाउंट चाहिए,
जमींदार को भी अपना प्रॉफिट चाहिए, इन सबको अपना प्रॉफिट चाहिए, सबको मिल जाएगा अपना प्रॉफिट, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत में कौन है? हम आम आदमी, किसान आदमी था बड़ा दिक्कत में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो जमींदार पूरा का पूरा पैसा अंग्रेजों को नहीं दे पाता था उसको उस पद से हटा देता था, यानी कि जमींदारी वाले सिस्टम से उसको हटा देता था और किसी दूसरे आदमी को जमींदार बना दिया जाता था। न्यूमरस जमींदारीज वेयर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। लेटर द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। मतलब यहाँ पे ये है कि बोली लगता था जमींदारी का बोली लगता था। मतलब बोली का मतलब सिंपल सा ये है कि कौन ऐसा आदमी है जो कि अंग्रेज को इतना रुपया हर महीने दे सकता है, तो वो बोलता था कि हम दे सकते हैं। जैसे बोलेगा इसे, आपने कभी मूवी में देखा होगा, गाड़ी वाड़ी जब बिकता है तो बोली लगता है 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,10,000, 1,20,000, ये बोली लगता है। उसी तरीके से अंग्रेज वहाँ पे बोली लगवाता था कि कौन हमको 1,10,000 दे सकता है, बोलता था हम दे सकते हैं। अंग्रेज को लगता था यार देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है तो कुछ और ज़्यादा बोलो, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, ऐसे बोलने लगता था। और जो जमींदार सबसे ज़्यादा बोल दिया कि हाँ हम इतना इकट्ठा करके आपको दे सकते हैं, तो उसी को जमींदारी वाला सिस्टम दे देता था, यानी कि वही जमींदार बन जाता था हमारा। उसके बाद इस तरीके से जब हुआ तो बाद में देखा गया कि जो कल्टीवेशन है, मतलब कि जो खेती बाड़ी है, उसको में थोड़ा सा इजाफा भी आया था। मतलब कि अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया था एग्रीकल्चर के मामले में, ठीक ना। ड्यू टू दिस द इनकम ऑफ द जमींदार्स वेर इंक्रीज्ड बट नो ग्रेन फॉर द कंपनी बिकॉज इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। सिंपल से यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट भी किया गया, और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट किया गया तो दोनों को फ़ायदा हुआ, ज़मींदार को भी फ़ायदा हुआ, ज़्यादा वो टैक्स वसूल पाया, और ज़्यादा टैक्स वसूलने के बाद जितना पैसा अंग्रेजों को देना था, जो उन्होंने फिक्स कर रखा था, उतना उनको देता था, और जो बचता था वो ज़मींदार का हो जाता था। सिंपल सा बात यहाँ पे कहा गया है। नाउ जमींदार्स डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। लेकिन यहाँ पे बाद में धीरे धीरे मन जो है ना अंग्रेजों, मतलब ज़मींदार का मन धीरे धीरे बदलने लग गया। मतलब कि ज़मींदार को क्या कहा गया था कि आप एग्रीकल्चर में लगातार इम्प्रूव भी करना, लेकिन इम्प्रूवमेंट में पैसा बड़ा खर्च होता था। इम्प्रूवमेंट में पैसा खर्च करने का मतलब है कि किसी को माफ़ कर देना, इस बार टैक्स नहीं दे पाया तो कोई गरीब किसान है तो उसको थोड़ा सा पैसा दे देना खेती बाड़ी करने के लिए, भले वो बाद में आपको देगा लेकिन मदद कर देना थोड़ा सा। ज़मींदार को लगा कि नहीं ऐसा हम करेंगे तो हम ही लूट जाएंगे, तो ज़मींदार लोगों ने टैक्स, मतलब कि जो पैसा वैसा था उसको देना बंद कर दिया, यानी कि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना बंद कर दिया बाद में वो। इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। मतलब कि जो सिस्टम था हमारा परमानेंट सेटलमेंट, क्या ये अच्छा था या ख़राब था? पूरी तरीके से ख़राब था भाई, पूरी तरीके से ख़राब था। इसमें अधिकार टैक्स वसूलने का किसके पास है? राजा और ज़मींदार के पास। दबा के टैक्स वसूलते थे ये लोगों को तो टैक्स मिल जाता था, लेकिन समस्या होता था हमारे आम आदमी को। ठीक है, आगे। द रेंट ही पेड टू द जमींदार्स वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। कहने का मतलब यह है कि आम आदमी ने, जो किसान है, वो टैक्स बहुत ज़्यादा पे करता था ज़मींदार को, लेकिन उसके ज़मीन का कोई गारंटी नहीं होता था। मतलब कि जब मन किया तब ज़मींदार उसका ज़मीन छीन लेता था, किसी दूसरे को दे देता था। इस तरीके का भी वहाँ पे सिस्टम चलता रहता था। मतलब कि यदि आप टैक्स भी लगातार दे रहे हैं तो आपका ज़मीन आपके हाथ में फिर भी सिक्योर नहीं है, कभी भी आपका ज़मीन छीना जा सकता है ज़मींदार के द्वारा। तो ये सब चीज़ वहाँ पे चलता रहता था ये चीज़। टू पे द रेंट कल्टिवेटर हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वॉज इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड। मतलब कि इतना ज़्यादा ये टैक्स लेता था कि इतना बड़े लेवल में टैक्स पे करना तभी संभव हो सकता था जब आप किसी से कर्ज लो। मतलब कि कर्ज लेकर ही आपको टैक्स वसूलना, मतलब कि कर्ज लेकर ही आप टैक्स पे कर सकते थे, इतना ज़्यादा टैक्स लेता था ये लोग। और यदि आप रेंट नहीं दे पाए तो फिर आपके ज़मीन को ही छीन लिया जाता था अपने। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं दे पाए तो अंग्रेज़ क्या करेगा? हमारे ज़मीन को छीन लेगा, किसी और को ज़मीन दे देगा। सिंपल ऐसा ही हमारा वहाँ पे चलता रहता था। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे, अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। इसमें भी हम लोग अलग अलग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और क्या किया गया वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।